चलो अगला चैप्टर शुरू करना ना। लिखो, चैप्टर का नाम लिखो। वर्ग संख्या 18 के तत्व। चैप्टर का नाम है वर्ग संख्या 18 के तत्व। जाओ अंदर, तुम लोग का जाओ, अंदर रखा हुआ है। दोनों निकाल दो, जौन मर्जी तो हो गया। वर्ग संख्या 18 के तत्व नाम है अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसें। अभी देखो, अक्रिय अथवा उत्कृष्ट, पहले इनको केवल अक्रिय गैसें कहा जाता था, लेकिन अब उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। अब इसका कारण हम लोग समझते हैं क्यों उत्कृष्ट कहा जाता है। हो गया ना? तो लिखो इसके नीचे, अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसों को, अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसों को, अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसों को दीर्घाकार आवर्त सारणी के, अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसों को दीर्घाकार आवर्त सारणी के, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। वर्ग 18 में रखा गया है। इस वर्ग में, इस वर्ग में, इस वर्ग में हो गया हीलियम He। देखो, हीलियम लिखना, प्रतीक है He। नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन, क्या होगा क्रिप्टॉन का? जेनॉन, क्या होगा? जिंक बता रहे हो? जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन का आर्यन। उसके बाद UuO, अन ऑक्टियम। नोट कर लो। ये इसका नाम यूपीएससी नाम के आधार पर रखा गया। यू से अन होता है, यू से भी अन होता है, ओ से ऑक्टियम होता है। ये 1 और 8 का यूपीएससी नाम है। 1 को प्रदर्शित करते हैं अन से, 1 को प्रदर्शित करते हैं अन से, 8 को प्रदर्शित करते हैं ऑक्ट से। तो ये कोई इसकी तरह, इनकी तरह विशेष नाम इनका नहीं दिया गया, इनका यूपीएससी नाम है। ये 100 से ऊपर वाले तत्वों का यूपीएससी नाम लिख सकते हो, बताया गया है पिछले कक्षा में। तो आगे लिखो, इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में, इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में
इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोष्ठक में लिख देना He को छोड़कर, मतलब हीलियम को छोड़कर। हीलियम में कितना होता है? 2 होता है। हो गया ना? आगे लिखना, जिससे इनका विन्यास अस्थायी होता है। जिससे इनका विन्यास अस्थायी होता है। जिससे इनका विन्यास अस्थायी होता है। अपने अस्थायी विन्यास के कारण ही, अपने अस्थायी विन्यास के कारण ही अपने अस्थायी विन्यास के कारण ही ये रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। ये रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। हो गया? क्योंकि इनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं? क्योंकि बात को ध्यान देना, हम लोग को पता है कि कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाता है। कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाता है? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अष्टक को पूरा करने का मतलब अपने बाहरी कोश में कितना करने के लिए? 8 करने के लिए। 8 को हम अस्थायी विन्यास मानते हैं। तो अगर 8 हो गया तो पहले से ही इसका अष्टक पूरा है, तो ये क्यों बंध बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। लेकिन हाल फिलहाल में इनमें कुछ अक्रिय गैसों के यौगिक खोजे गए या बनाए गए, जैसे जेनॉन। जेनॉन के बहुत सारे यौगिक खोजे गए। तो कैसे मिला? अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, जिनके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। तो इनके में तो पहले 8 होता है। तो देखो, यस में 2 ठो होता है। अभी रुको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझेंगे, यहाँ पहले लिखते चलो। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो वहां पे समझाएंगे। अभी लिखो आगे क्या लिखे? अक्रिय कैसे कहते हो गया ना। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। दुर्लभ गैसें, दुर्लभ मतलब जो आसानी से न मिले, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। हो गया ना? आगे लिखना, नीचे पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखो। आधुनिक शोध कार्यों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि, आधुनिक शोध कार्यों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि ये गैसें भी
विशेष परिस्थितियों में कुछ यौगिक बनाती हैं। ये गैसें भी विशेष परिस्थितियों में कुछ यौगिक बनाती हैं। ये गैसें भी विशेष परिस्थितियों में कुछ यौगिक बनाती हैं। इसलिए इन गैसों को अक्रिय गैस के स्थान पर उत्कृष्ट गैस कहना उचित होगा। अक्रिय गैस के स्थान पर उत्कृष्ट गैस कहना उचित होगा। हो गया? उत्कृष्ट गैस कहना उचित होगा। हो गया ना? चलो आगे लिखना, हेडिंग अप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़ना है, बाकी इनके इसके बाद इनकी उपस्थिति पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग है नीचे। हो गया? तो लिखो, क्योंकि इन गैसों के बाह्य कोश में क्योंकि इन गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2, NP6 होता है। NH2, NP6 होता है। NH2, NP6 होता है। हो गया ना? कोष्ठक में लिख देना हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम तो हर जगह वही रहेगा। तो अब देखो, हीलियम का लिखो कितना, 2। तो इसका हो गया 1s2, 2s2, केवल 1s2, 2 ही भरना है ना। तो इसका देखो अपवाद है, क्योंकि हमने बाहर वाले में कहा s2 और p6 होगा, ऐसा नहीं आया। इसके साथ नियॉन से आना शुरू हो जाएगा। नियॉन का होता है 10, 1s2, 2s2 और 2p6। बाहर वाले में देखो s2 और p6 मिला हुआ है। आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्रिप्टॉन 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, उसके बाद 4p6। अब आगे का नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देते हैं इधर, ये क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन का लिख सकते हो 54 और रेडॉन का लिख सकते हो
86, ये सब तो हमने बता रखा है ना क्रम, तो अब लिख सकते, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमको तो केवल समझना था बाहरी कोश में क्या आ रहा है। देखो इसमें बाहरी कोश ये था H2 और P6 आया, इसमें बाहरी कोश ये था H2 और P6 आया, इसमें बाहरी कोश चौथा है ना, इसमें भी H2 और P6 दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी हमने कहा कि इन्हें अक्रिय गैसें नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में कुछ यौगिक बनाती हैं। तो ये अपना यौगिक बनाएंगी कैसे? क्योंकि जब यौगिक बनता है तो या तो साझा होगा या तो त्याग होगा या तो ग्रहण करेगा, तीन ही चीजें हो सकती हैं। तो अब सोचो साझा क्यों करता है कोई? अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो साझा क्यों करेगा, ये बताओ। जैसे सोच लो कि अभी Cl होता है ऐसे, Cl का बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हो तुम, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। देखो 2 2 4 2 6 1 7 दिखाई दे रहा है। तो इसके पास क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक का साझा ये करता है। अभी अगर वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो क्या वो साझा करता है? क्योंकि जब साझा करने को आता है तो साझे में सेम इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं। अगर इनके पास इतना है तभी तो वो देगा, अगर इसके पास है ही नहीं तो वो कहां से देगा? इसका मतलब तब साझा नहीं होगा। तो कोई भी साझा क्यों करता है? क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको युग्मित करने के लिए साझा करता है। तो इनके बारे में अगर चर्चा करो तो देखो बाहरी कोश इसका ये 2 ये 3s2 वाला चर्चा करो। 3s2 है 2 इलेक्ट्रॉन और 3p6 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और 6। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनके पास? नहीं, तो ये साझा कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद देखो कोई त्यागता क्यों है अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए? तो इनके बाहरी कोश में 8 पहले से है, अगर त्याग देंगे तो 8 से कम हो गया। तो क्या अस्थाई है तो अस्थाई होना चाहेंगे यौगिक बनाने के चक्कर में? कोई भी यौगिक क्यों बनाता है? अस्थाई होने के लिए बनाता है, न कि अस्थाई होने के लिए। तो इनके पास 8 है, इसलिए त्यागने की भी संभावना नहीं है। ऐसा भी तो नहीं हम कर सकते हैं कि कहते हैं भैया तुम 8 इलेक्ट्रॉन त्याग दो तो अंदर वाले में तो 8 हो ही जाएगा, वो बाहर आ जाएगा ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है क्या कोई? हमने बता रखा है 3 से ज्यादा नहीं कोई त्याग सकता है, याद रखे ना। उसके बाद ये सोचो कि नहीं जाने दो, इनका 8 है तो रहने दो, 8 को घुसा देते हैं, तभी तो बाहरी कोश में 8 हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब त्याग नहीं सकता तो ग्रहण कैसे करेगा? करेगा क्या? ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इनके पास त्यागने और ग्रहण करने का ऑप्शन नहीं बचता है। ऑप्शन एक ही है, साझा करना। क्या करना है? साझा। और ये साझा कब करेंगे? जब इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और अभी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को दिख ही नहीं रहा है। हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा फिर से। कौन सा? बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल। तो जिनके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। निष्कर्ष हीलियम और नियॉन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। हीलियम का बेचारा तो ये इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां लेके जाएगा अपना? इनके पास है तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे कोश में डी होता ही नहीं, इसलिए अपने अष्टक का प्रसार नहीं करेंगे। इसमें 3s2 3p6 के बाद इनका 3d0 खाली रहा होगा ना, इसके बाद इनका भी तो 4d0 खाली रहा होगा, इसके बाद वाले का 5d0 खाली होगा, इसके बाद वाले का 6d0 खाली रहा होगा। इसलिए क्या करते हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले आकर किस ऑर्बिटल में भेज देते हैं? रिक्त डी ऑर्बिटल में। अर्थात अब अगर आर्गन को ऊर्जा दे दी जाए तो इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है एक यहां से निकल के इसमें चला जाएगा, और जब चला गया तो देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर आसानी से उसने 2 अवबंध बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और ऊर्जा दिए तो एक और चला गया, 4 बना लिया। एक और दे दिए, कितना बना लिया? 6। एक और दे दिए, कितना बना लिया? 8। मैक्सिमम कितना बना सकता है? 8। तो मैक्सिमम संयोजकता आज तक तत्वों की 8 ही हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। ये याद रखे रहना। वो भी इनका इतना ज्यादा संभव नहीं होता है कितना निकाल देंगे,
मैक्सिमम अभी तक 6 तक पाया गया है। कितने तक पाया गया है? 6 तक, क्योंकि ये वाला इतना दूर ले जाना संभव नहीं है, याद रखे ना, थोड़ा नजदीक होता तो ठीक भी होता। ठीक है, तो ये वाली प्रकृति सबसे ज्यादा जेनॉन में पाई जाती है, जो कि परमाणु क्रमांक 54 वाला है। इसीलिए जेनॉन के ही लगभग यौगिक खोजे गए हैं, और जो अस्थायी भी होते हैं, जैसे एक यौगिक है XeF6, मतलब जेनॉन ने इसमें कितना बंध बनाया होगा? 6 बंध बनाया होगा ना, तो ये वाला संरचना जेनॉन के लिए काम कर रहा है। XeF4 भी बनाता है, मतलब 4 वाला भी उसके लिए काम कर रहा है। एक मिटा के यहां से इसको यहीं रहने दो, 4 खाली हुए कि नहीं हुए। उसके बाद XeF2 भी बनाता है, XeF2, मतलब जेनॉन के लिए सब काम कर रहा है। ठीक है ना, बाकी के लिए बनाते हैं लेकिन अस्थायी नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस ही पहले कहा जाता था। अब जब इनका यौगिक खोज लिया गया तो अक्रिय क्यों कहेंगे? ऐसा तो है नहीं, इन्होंने क्रिया नहीं किया, क्रिया के तभी तो यौगिक बना हुआ है, इसलिए इनको अक्रिय नहीं कहा गया, उत्कृष्ट गैस कहा गया, अर्थात बहुत मुश्किल से बनाएंगे। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। तो इनको उत्कृष्ट गैस कहने का कारण यही है कि हाल फिलहाल में इनके कुछ यौगिक खोज लिए गए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाल के वर्षों में शोध कार्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि अक्रिय गैसें भी विशेष परिस्थितियों में यौगिक बनाती और अपने स्ट्रक्चर का विस्तार करती हैं, और वही अब बनाते हैं जिनके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको अक्रिय गैसें न कहकर क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छाप लो सबका, डिब्बा उब्बा मत बनाना। ये 0 वाला भी नहीं लिखना है तुम लोग को। कहां तक लिखे भी रुके रहो, कहां तक लिखे हो? हाँ ठीक है, सही है, लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छाप लो। हेडिंग लिख लो। अब अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की खोज। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, खोज पूछा गया है, तो लिखो अक्रिय गैसों में सर्वप्रथम, अक्रिय गैसों में सर्वप्रथम वायु में हो गया, आर्गन की खोज हुई, आर्गन की खोज हुई, आर्गन की खोज हुई। हो गया, इसके पश्चात अन्य अक्रिय गैसें खोजी गई। हो गया, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना। खोजने को तो इसे 1785 में ही खोज दिया गया था, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। इसकी चर्चा हुई थी 1893 में जाके, और जबकि हीलियम गैस था 1868 में खोज लिया गया है। तो कुछ लोग गलत मानने लगते हैं कि पहले वायु में आर्गन की खोज हुई थी। ये गलत है, क्योंकि बताया गया कि आर्गन को 1893 में और हीलियम को 1868 में ही बता दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए गलत मानते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। खोज तो हो चुकी थी ना 1785 में, बता दिया था कैवेंसिस ने कि वायु में एक गैस है जो किसी क्रिया नहीं कर रही है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चर्चा हुई जाके इस पर 1893 में, तब बताया गया कि आर्गन गैस है। तो उससे पहले खोज तो हो चुकी थी, हम यहाँ पे केवल खोज जानना चाहते थे, खोज किसकी हुई।
नाम कब पता गया उससे हमसे नहीं मतलब। खोज हो गई थी 1785 में, लेकिन खोज का श्रेय जाएगा जिन्होंने 1893 में अध्ययन करके इसका नाम बताया। समझ गए? तो इसीलिए अभी खोज पढ़ते समय वहां पे सन हम 1893 पढ़ेंगे, और जबकि हीलियम का 1867 है, तो इससे कंफ्यूजन में नहीं आना कि उसका पहले हो गया था। ठीक, तो लिखो आगे, कहां था लिखे? हाँ, आगे नीचे लिखो अब। विभिन्न अक्रिय गैसें और उनके खोजकर्ता निम्न प्रकार हैं। विभिन्न अक्रिय गैसें और उनके खोजकर्ता निम्न प्रकार हैं। तो अब देखो, तीन कॉलम बना लो। पहले में लिख लो अक्रिय गैसें, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, अभी देख लो, एक तो लिख देते तब लिख लेना। खोजकर्ता और इधर खोज का इतिहास या खोज का स्रोत, कहां से खोजी गई थी ये भी ध्यान देना है। तो पहला अक्रिय गैस आता है हीलियम। हीलियम को किसने खोजा था? फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने। फ्रैंकलैंड और लॉकियर कब खोजे थे? 1868 में। हो गया। ये खोज का स्रोत क्या था? सौर तंत्र व रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसी तरह से लिखना, एक लाइन में नहीं होगा, 2 लाइन में कर लेना। हो गया। तो ये पहला वाला है, ध्यान देना। इसमें फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने खोजा था। सबसे पहले इसे सौर तंत्र से ही देखा गया था। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था उसी समय एक ऐसी किरण की चर्चा की गई थी जिसमें इसको पाया गया था, हीलियम गैस, 1868। तो इसीलिए इसको सौर तंत्र दिया गया खोज का स्रोत इसका। हम लोग पढ़े भी हैं कि सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो इसी कारण से प्राप्त होती है। किसके कारण से? सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, जो नाभिकीय संलयन से हीलियम में बदल रही है और उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। जब हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हीलियम में होता है तो उससे ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। समझ गए? और वही ऊर्जा जब आती है पृथ्वी पर, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, उसी समय आई थी 1868 में पहली बार। आई तो पहले भी रही होंगी, लेकिन उस समय उन्होंने खोज लिया, मतलब बता दिया कि इसमें जो है हीलियम भी साथ में आया हुआ है। ठीक है। अभी यही देखो, हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे ना। हाइड्रोजन बम को परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, अर्थात बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है। और जबकि इससे तुम्हारा ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है, अर्थात नाभिक जुड़ के हीलियम में बदलते हैं, तो उससे परमाणु बम की अपेक्षा 40 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। मतलब एक हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 40 गुना ज्यादा खतरनाक है। समझ गए? अभी उत्तर कोरिया ने ये उसका परीक्षण किया था हाइड्रोजन बम का। कम से कम मान के चलो 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में 5.5-6 तीव्रता का भूकंप आ गया था, जबकि पृथ्वी के अंदर उसने परीक्षण किया था। समझ गए? तो इतना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम से भी ज्यादा। सोच लो, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसकी गर्मी हमारे पास तक पहुंच जाती है। सूर्य में भी यही प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम की। हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हीलियम में होता है, वही प्रक्रिया हाइड्रोजन बम की है। सोच लो कितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। आगे लिखो आप, दूसरा नंबर नियॉन। नियॉन Ne। नियॉन की खोज की थी विलियम रैमजे ने।
विलियम रैमजे, ये कहीं पढ़े थे विलियम रैमजे तुम लोग? नहीं? हाँ शायद अब हटा दिया, पहले इंग्लिश की बुक में था। दो भाई थे, जाद रैमजे, विलियम रैमजे। 1898 में खोज हुई थी इसकी। इसकी खोज का स्रोत क्या है? वायुमंडल, मतलब इसको वायुमंडल में ही खोजा गया था। आर्गन, आर्गन की खोज की थी रैले ने। इनका नाम था पूरा विलियम रैले। 1893 में इन्होंने खोजा था, लेकिन जो तुम्हारे कैवेंडिश थे उन्होंने 1785 में ही बता दिया था कि ये गैस है ऐसी वायुमंडल में, इसीलिए इसको सबसे पहला माना जाता है। इन्होंने भी खोजा कहाँ? वायुमंडल में। क्रिप्टॉन का विलियम रैमजे ने किया है। बचा खुचा यही खोज डाले हैं। विलियम रैमजे, ये भी वायुमंडल में ही खोजी गई थी। जेनॉन, जेनॉन को भी खोजा था विलियम रैमजे ने, ये भी वायुमंडल में ही खोजा था। अब समझ लो ये तीनों इन्होंने ही खोजा है, तो तीनों एक ही टाइम पे खोजे होंगे, एक ही समय मिल गया होगा, तीनों पकड़ते चले गए होंगे। इसका दिया नहीं वैसे सन, लेकिन खोजा उसी समय गया होगा, क्योंकि जब एक ही लोग ने खोजा है तो इन्होंने ही खोजा होगा। रेडॉन की खोज बाद में हुई है सबसे। आर्यन, ये रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से बनता है। इसकी खोज की थी डॉर्न ने। कब की थी? 1901 में। कहां से की थी? रेडियो एक्टिव विघटन से। रेडियो एक्टिव विघटन से किया था, और वो भी किसके रेडियो एक्टिव विघटन से? रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से किया था इन्होंने। हाँ, रेडियम, जो कि यस ब्लॉक का तत्व है रेडियम।